अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान अफजल है और मैं अपने चैनल डॉक्टर उस्मान अफजल में आपको वेलकम करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ स्टॉक, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ स्टॉक और रोल ऑफ वेटनरी डॉक्टर और हाउ वी कैन इम्प्रूव वेटनरी एजुकेशन इन पाकिस्तान। तो ये हमारे 4 मेन पॉइंट्स हैं। जो हमारी ग्रॉस जो है ना जीडीपी है, जीडीपी में जो मेजर रोल है वो 3 सेक्टर्स का है। एक उसमें आ जाती है एग्रीकल्चर, दूसरा उसमें है इंडस्ट्री और तीसरा जो मेजर रोल है वो सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन हो जाए या आपका फाइनेंस हो जाए या अदर जो टूरिज़म की सर्विसेज हैं, तो 50% उनका शेयर है। जो इंडस्ट्री का शेयर है वो स्टैटिस्टा की वेबसाइट के मुताबिक ऑलमोस्ट 17% है। जो तीसरा और जो मेजर रोल है वो एग्रीकल्चर का है। 22.8% जो है ना वो एग्रीकल्चर का रोल है जीडीपी में, पाकिस्तान की जीडीपी में। ये 7 जनवरी 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक है स्टैटिस्टा। तो इसमें जो लाइफ स्टॉक का शेयर है वो है 58%, यानी कि एग्रीकल्चर में भी मेजर जो रोल है वो लाइफ स्टॉक का है। ये ऑलमोस्ट टोटल जीडीपी में 12% या 12 to 13% जो रोल है वो लाइफ स्टॉक का है। और लाइफ स्टॉक को टोटल मैनेज करना, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी डिजीज़ डायग्नोसिस, ये सारा जो मेजर शेयर है, इसकी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इसकी की फैक्टर है, वो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वेटनरियन के ऊपर, वेटनरी डॉक्टर के ऊपर है। तो ये मैं आपको सारी तमहीद इसलिए बता रहा था कि वेटनरी डॉक्टर का रोल और उसका जो है, आपको जो मीट है, मिल्क है, एग्स हैं, वो हेल्दी एग्स प्रोवाइड करना, ये इसको मैनेजमेंट बिहाइंड द सीन्स जो जिसकी ज़िम्मेदारी होती है वो एक वेटनरी डॉक्टर है। तो एक एमबीबीएस डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तब शुरू होती हैं जब आप सिक होते हैं। लेकिन सिक जो पार्ट होता है वो अल्लाह ना करे, लेकिन वो आपकी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट होता है। जो आपका हेल्दी पार्ट होता है, ठीक है, वो आपका मेजर पार्ट होता है। उसमें जो आपकी नीड्स हैं उसकी उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए एक वेटनरी डॉक्टर का काबिल होना, उसका अपने शोबे का पूरा नॉलेज होना, प्रैक्टिकल पे उसकी पूरी स्किल होना, हैंड ऑन उसका एक्सपीरियंस होना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और इसका इम्पैक्ट होता है। डेवलप कंट्रीज़ में वेटनरी डॉक्टर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, ठीक है। तो मैं भी आज कुछ गुजारिशात लेके आया हूँ और मेरा जो ये वीडियो है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये आप लोग इतनी शेयर करें कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं कम से कम एक दफ़ा उन तक ज़रूर पहुंच जाए, हमारी आवाज़ उन तक पहुंच जाए। क्योंकि जो मैं बातें करने वाला हूं, जो भी वेटनेरियन हैं या वेटनरी स्टूडेंट्स हैं या ओल्ड वेटनेरियन हैं, आपने भी ज़िंदगी में बारहा ये बातें ख़ुद से की हैं। मैं ये कह सकता हूं कि ये बातें सिर्फ मेरी नहीं हैं, ये आपकी भी बातें हैं, क्योंकि आपने ही की हुई हैं। मैं भी आप में से ही एक हूँ। मैंने आपसे ही सीख के, आपसे ही सुन के ये बातें ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो मेजर जो मैं समझता हूँ, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। सबसे पहले है वेटनरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सिलेक्शन के बारे में आते हैं कि वो किस तरह सेलेक्ट होते हैं। कि आप प्री मेडिकल का एग्ज़ाम देते हैं, जो टॉप प्रायोरिटी के बंदे होते हैं वो मेडिकल में चले जाते हैं और जो वहाँ नहीं जा पाते वो वेटनरी का वो या यहाँ पे आ जाते हैं, वेटनरी में आ जाते हैं, या वो फार्मेसी में चले जाते हैं, या अदर जो बीएससीज़ हैं, रेडियोलॉजी है या डेंटिस्ट्री है, उनकी जो बीएससीज़ हैं वो तकरीबन वो भी काफ़ी ब्रांचेस अब खुल चुकी हैं, काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस में हो रही हैं, तो वहाँ पे चले जाते हैं। तो सिलेक्शन में मेरा जो है, जिस तरह प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, तो वाई नॉट प्री वेटनरी। प्री वेटनरी का एक सब्जेक्ट होना चाहिए ताकि जो लोग वेटनरी में आएँ
वो बाय चॉइस आए, ना कि वो लूज़र बन के आए। लूज़र का इतना इम्पैक्ट होता है कि आप अगर यानी कि दिल हार के एक दफ़ा आते हैं ना किसी डिपार्टमेंट में, तो आप सही से काम नहीं कर पाते। और इसकी रीज़न ये होती है कि जो जो स्टूडेंट्स 90% एफएससी में नंबर ले लेते हैं वो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं। उनका किसी वजह से अगर एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो पाता, ज़्यादा मेरिट होने की वजह से, या उनका एंट्री टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या हेल्थ इश्यूज़ बन जाते हैं, तो वो दिल छोड़ के फिर पहले 3 ईयर्स जो है ना डीवीएम में उनकी जो मार्क्स हैं वो 40% पे चले जाते हैं। तो वो इनके बरक्स जो मार्क्स कम लेके आते हैं, जिनके कम मार्क्स होते हैं एफएससी में, वो लोग ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो मेरी ये पहली सजेशन है कि जो प्री वेटनरी है ये एक सब्जेक्ट बाकायदा एक बुक लॉन्च होनी चाहिए, और जो लोग मैट्रिक के बाद ही सिलेक्ट करें वही लोग वेटनरी में आगे डीवीएम कर सकें। दूसरी मेरी सजेशन है कि हम लोग ख़ुद को बहुत ज़्यादा compete करने की या कंपेयर करने की या फिर कोशिश करते हैं एमबीबीएस डॉक्टर से। तो एमबीबीएस से हमें कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखनी चाहिए कि उनका जो है ना वो जो स्टडी का है, करिकुलम का है, वो एनुअल सिस्टम है। एग्ज़ामिनेशन सिस्टम उनका एनुअल है। एनुअल से क्या होता है कि आप बुक्स को बार बार रीड करते हैं। एक तो बुक रीड करते हैं, डीवीएम में आप 1 नाइट स्टडी करते हैं, वो भी नोट्स की, ठीक है, हैंडआउट्स की। तो इससे बेहतर है कि आप का एनुअल सिस्टम हो, इंटरनल भी हो एक्सटर्नल भी हो, ताकि आपको पता ना हो कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, ठीक है। आप उसकी थारोली बुक स्टडी करके जाएं। इससे पूरी वेटरनरी एजुकेशन नोट्स की जान छोड़ के बुक्स पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। जो मेरा ख्याल है कि नेशनल करिकुलम जो कमेटी होती है उसमें जो वेटनेरियन होते हैं वो इतने काबिल होते हैं कि वो एक बुक्स रिकमेंड कर सकते हैं, और अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं, चाहे वो पाकिस्तानी ऑथर्स की हैं चाहे वो फॉरेन ऑथर्स की हैं, ठीक है। तो वो इसका जो सिस्टम है, क्योंकि जो मेमोरी होती है ना वो 1 नाइट स्टडी की, जब आप एग्ज़ाम दे के आते हैं तो उसी वक्त आपको भूल जाता है। लेकिन अगर आपने एक सब्जेक्ट को 15 दफ़ा एक पेज को पढ़ा हुआ है तो आई एम श्योर कि आप उसको बेहतर जो है ना वो लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसकी एग्जांपल है कि आपने जो मैट्रिक एफएससी में पढ़ा है वो शायद आपको अब भी याद हो, लेकिन जो आपने डीवीएम में पढ़ा है शायद उसके पूरे सब्जेक्ट के नेम भी ना बता सकें आप। दूसरा होता है, तीसरा जो मेजर है वो है, जो मेरा कंसर्न है, मेन कंसर्न है कि वो टीचर्स जो हैं, सिलेक्शन ऑफ टीचर्स और उनका फीडबैक, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि आप जिस अदारे से ग्रेजुएट हुए हैं आप वहीं पे सिर्फ लेक्चरार लग सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी एग्जांपल इस तरह की हैं कि उन्हीं को प्रमोट किया जाता है, उन्हीं को टीचर रखा जाता है उसी इदारे में जो उसी इदारे से ग्रेजुएट हो। जो यूएएफ से है वो यूएएफ में लेक्चरार लग सकता है, जो यूआस में है लगते हैं, छोटे नए अदारों में लगते हैं, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता उनमें भी वही डेवलप हो जाता है। तो टीचर्स की सिलेक्शन और सबसे इम्पोर्टेंट है उनका फीडबैक, ठीक है। मैं सब टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है, बल्कि जो कुछ सीखा है वो उन्हीं से सीखा है, ठीक है। लेकिन नहायत अदब के साथ। फिर भी कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारे नहीं, फ्यू टीचर्स जो सिर्फ लेक्चर लिख के ले आते हैं और आके पढ़ना शुरू कर देते हैं और बच्चों को कहते हैं कि नोट करें। एक कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनकी वाइटल इम्पोर्टेंस होती है, जैसे मेडिसिन है, सर्जरी है, ठीक है, न्यूट्रिशन है। अगर फ़र्ज़ करें आपका न्यूट्रिशन का टीचर है, वो बुक का एक पेज फाड़ के ले आता है और आपको बोलना शुरू कर देता है, तो क्या आप समझ पाएंगे कि कंसंट्रेट क्या होते हैं, चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है, फीड स्टफ होता क्या है? आई एम श्योर बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। और ये आपकी जो डेफिशिएंसी है, फिर आप जितनी भी बाद में बुक्स पढ़ लें आपकी वो कवर अप नहीं हो पाएगी। तो टीचर्स का जो है ना वो फीडबैक, और फीडबैक वो नहीं जो एग्ज़ाम से पहले होता है, फीडबैक जो है वो हिडन होना चाहिए, उसका कोई सिस्टम है तो वो होना चाहिए ताकि ट्रू असेसमेंट हो सके कि कौन सा टीचर जो है ना वो पढ़ा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहा है। चौथा जो मेजर है वो है पेड
इंटर्नशिप, जो वेटनरी एजुकेशन है, जो DVM है, वो 5 इयर्स का है पाकिस्तान में। तो 4 साल अगर आप बहुत डट के थ्योरी पढ़ाएंगे तो 1 साल जिस तरह हाउस जॉब होती है, इस तरह जो वेटनरी की है वो भी पेड इंटर्नशिप होनी चाहिए। जो एक्स प्राइम मिनिस्टर था पंजाब का, शहबाज शरीफ, उसने काफ़ी सारी पेड इंटर्नशिप दी हैं, ठीक है, 15,000 पे, 12,000 पे। तो मेरे ख्याल में बजट का इतना इशू नहीं होता है, इतने ज़्यादा ग्रेजुएट नहीं होते हैं वेटनरी के, 1500 होंगे, 2000 होंगे, ठीक है। तो मेरा ख्याल उनको पेड इंटर्नशिप दी जा सकती है, उसके लिए फ़ंड रखे जा सकते हैं कि आप 4 साल एजुकेशन करें और 1 साल पूरा जो है ना वो आप फील्ड में लगाएं और उसको यूनिवर्सिटी की तरफ से। इजिप्ट में ये है, इजिप्ट में पेड इंटर्नशिप होती है, ठीक है। तो जब आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल में स्ट्रॉन्ग होंगे तो फील्ड में आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के लेवल पे जा सकता है, ठीक है। हम एक्सपोर्टर बन सकते हैं, मीट के एक्सपोर्टर बन सकते हैं, मिल्क के बन सकते हैं, एग्स के बन सकते हैं, ठीक है। 5वां और फाइनल जो स्टेप है, जो है वेटनरी जॉब्स के लिहाज से जो कंसर्न है, गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स बहुत ज़्यादा है, सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। इसका जो आसान सा हल है कि जिनका ये काम है उनको करने दिया जाए, ठीक है। ये काम किन का है? जो 5 साल स्टडी करते हैं, जो डिग्री लेते हैं, ठीक है, जो सीखते हैं, जो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। ना कि जो 3 महीने का डिप्लोमा करते हैं या किसी से काम सीख लेते हैं। क्वैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो क्वैक्स हैं उनको बैन कर दिया जाए। और ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है। आप कोई आदमी रिपोर्ट करता है क्वैक को, आप उस पर एक्शन ले तो 6 महीने में सारे क्वैक्स जो है ना वो मार्केट से गायब हो जाएंगे, ठीक है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ इससे इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी, ठीक है। इतने लोग DVM में आएंगे, इतने लोग वर्क करेंगे और इसका बहुत ज़्यादा नेशनल GDP पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। बस ये 5 स्टेप्स, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अगर आप इससे एग्री करते हैं तो शेयर करें, ताकि ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक पहुंच सकें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।